हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा सीआरपीसी पे पहला लेक्चर है। और ये मैंने सब्जेक्ट लिया है एफआईआर, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। काफ़ी लोगों को इसके बारे में जानने की जिज्ञासा होती है। ये 154 से 157 तक में एफआईआर के बारे में जो प्रोविज़न बताए गए हैं उनके बारे में ये मेरा लेक्चर है। मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर लेक्चर आपको पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और इसको अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें। जहाँ तक सीआरपीसी में आपराधिक गतिविधियों को आरंभ करने के लिए दो प्रावधान बताए गए हैं। एक है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट और दूसरा है कंप्लेंट। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट ये पुलिस को दर्ज करानी होती है और परिवाद मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। क्योंकि कोई भी अपराध घटित होता है तो सबसे पहले थाना इजीली अवेलेबल होता है, इसलिए कानून में सबसे पहले अपेक्षा की जाती है कि आप मामले की एफआईआर दर्ज करें। अब सवाल ये उठता है कि किस मामले की एफआईआर दर्ज की जाती है और किस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं कराई जा सकती। इस बारे में मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि आप सीआरपीसी के सेक्शन 2 में कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी संज्ञेय और असंज्ञेय दो तरह के अपराध बताए। संज्ञेय अपराध वो अपराध होते हैं जो गंभीर प्रकृति के हों, जैसे चोरी, लूट, डकैती, हत्या, बलात्कार, आत्महत्या के लिए प्रेरित करना इत्यादि गंभीर किस्म के अपराध जो होते हैं वो संज्ञेय प्रकृति के माने गए हैं। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस को तत्काल एफआईआर लिखनी होती है। सेक्शन 154 सीआरपीसी का एफआईआर लिखे जाने के बारे में व्यवस्था बनाता है या ऐसे प्रावधान निर्मित करता है जिसके में एफआईआर लिखे जाने की पूरी प्रक्रिया बताई गई है। 154 के सेक्शन 154 सीआरपीसी के अनुसार जब कोई भी संज्ञेय अपराध घटित होता है और उसकी सूचना पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को मिलती है। भार साधक अधिकारी से मतलब यह है कि जो व्यक्ति जो थाने का उस समय प्रभारी या टॉप अथॉरिटी है, उस समय की सर्वोच्च अधिकारी है, उससे है। ये आम तौर पर हम थाना प्रभारी मतलब टीआई मान लीजिए अवेलेबल नहीं तो जो उस समय थाना अध्यक्ष के स्थान पर जो अधिकारी मौजूद होगा उसे थाने का भार साधक अधिकारी मिलेगा। और जब थाने के भार साधक अधिकारी को किसी संज्ञेय अपराध की कोई सूचना दी जाती है तो वह उस सूचना दाता से सूचना प्राप्त करके एफआईआर लिखे जाने के निमित्त एक रजिस्टर रखा होता है जिसको एफआईआर रजिस्टर बोलते हैं, उसमें लिपिबद्ध करेगा और उसको जो भी घटना दी के विवरण सूचना दाता बताएगा वो अपने हिसाब से उसको रिड्यूस टू राइट यानी संक्षेप में लिखेगा और उस पर सूचना देने वाले के हस्ताक्षर कराएगा, एक कॉपी उसको देगा और स्वयं घटना स्थल पर यथाशीघ्र उस अपराध की रोकथाम और अपराधियों को पकड़ने उसके मामले की इन्वेस्टिगेशन के लिए रवाना होगा या सारी कार्रवाई करेगा जो उस समय उसको संज्ञेय अपराध में इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको जरूरी महसूस होती है, आवश्यक प्रतीत होती है। अब दूसरा ये कि असंज्ञेय अपराध क्या होता है, क्या उसकी एफआईआर लिखी जा सकती है? तो ये व्यवस्था सेक्शन 155 155 सीआरपीसी में दी गई है कि जब पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को या थाने पर किसी असंज्ञेय यानी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना मिलेगी तो वह उस सूचना को किसी एक अन्य रजिस्टर जिसको अदम चेक बोलते हैं उसमें लिखेगा और उसकी प्रतिलिपि जो रिपोर्ट लिखेगा उसकी सूचना दाता को देगा और ये निर्देश देगा कि इसमें पुलिस अनुसंधान के लायक या पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लायक मैटर नहीं है, आप जाइए और इसके मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट लगाइए। इसके बाद में सेक्शन 156 में यदि मामला कॉग्निजेबल है तो सेक्शन 156 में पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के अथाह अधिकार दिए गए हैं। इतने डिटेल राइट हैं कि आप उसको अंदाजा नहीं लगा सकते। ये सब डिपेंड करेगा अपराध की गंभीरता और संज्ञेय अपराध के लिए आवश्यक अनुसंधान की प्रक्रिया में होने वाले प्रयास पर निर्भर करेगा। जो इन्वेस्टिगेशन के पर्पस के लिए जो भी या उद्देश्य के लिए जो भी उसको उचित लगेगा वो करेगा। इसमें न्यायालय भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते या पुलिस को डायरेक्शन नहीं दे सकते कि आप इस पॉइंट पे इन्वेस्टिगेशन कीजिए, इस पे मत कीजिए। जब तक पुलिस का इन्वेस्टिगेशन मनमाना नहीं हो या वास्तविक अपराधियों को छुपाने वाला प्रतीत ना हो तब तक न्यायालय इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। इन्वेस्टिगेशन को न्यायालय सुपरविजन कर सकते हैं, उस पर निगरानी कर सकते हैं, लेकिन पुलिस को इन्वेस्टिगेशन किस रीति से किया जाए ये डायरेक्शन नहीं दे सकते। अब मैं बता रहा था कि नॉन कॉग्निजेबल केस के बारे में मैंने बता दिया कि उसको पुलिस डायरेक्शन देगी कि भैया ये असंज्ञेय अपराध है, आप जाइए और मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट लगाइए। अब यदि ये मान लीजिए पुलिस को ऐसा लगता है कि एक नॉन कॉग्निजेबल केस के साथ में कॉग्निजेबल अपराध भी हुआ है, मतलब संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध एक ही घटना में हुआ है, तब क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी? तब दोनों का इन्वेस्टिगेशन संज्ञेय अपराध के साथ मतलब कॉग्निजेबल केस के साथ ही किया जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि एक के लिए अदम चेक लिखी जाए और एक के लिए एफआईआर लिखी जाए, ऐसा नहीं होगा। तब अक्सर ये बातें एफआईआर के बारे में आप हम सुनते हैं या लोगों के मन में संशय रहता है कि किस व्यक्ति को एफआईआर लिखाने के लिए विधि ने सक्षम माना है।
कौन व्यक्ति कानून की दृष्टि में एफआईआर लिखाने के लिए सक्षम है? तो सीआरपीसी की धारा 154 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जो व्यक्ति एफआईआर लिखाने के लिए पीड़ित व्यक्ति को ही सक्षम बनाती हो। ये पुलिस के द्वारा भी लिखाया जा सकता है, आम पब्लिक के द्वारा भी लिखाया जा सकता है एफआईआर। घटना स्थल पर ऐसे कोई व्यक्ति जो मौजूद हैं, विटनेस है, वो भी लिखा सकते हैं। ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि कौन व्यक्ति एफआईआर लिखाने में सक्षम है। पुलिस के लिए यह अनिवार्य है कि एफआईआर लिखने के पूर्व दी गई सूचना के आधार पर पुलिस को इस बात से संतुष्ट होना होता है कि उन्हें दी गई सूचना किसी कॉग्निजेबल केस या संज्ञेय अपराध की है, इसलिए उसको एफआईआर के रूप में लिखा जाना जरूरी है। ये पुलिस की प्राथमिक ड्यूटी है कि संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर तत्काल उसको लिखेगी और उस संज्ञेय अपराध के निवारण, मुलजिमों को पकड़ने के लिए जो भी आवश्यक होगा सारे कदम उठाएगी। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि क्या एफआईआर को कब लिखाया, एक एफआईआर को कब लिखाया जाना चाहिए, कितने समय के बाद लिखाया जाना चाहिए? तो इसमें सीआरपीसी में ये क्लियर किया है कि एफआईआर संज्ञेय अपराध से घटित होने के यथाशीघ्र जितनी जल्दी आप उस घटना की सूचना पुलिस को दे सकते हैं दे दें। विलंब से लिखाई गई एफआईआर को शंका की निगाह से देखा जाता है और ये माना जाता है कि फरियादी को अपने गवाह तैयार करने में, मुलजिमों के नाम बढ़ाने में, इससे मेरी दुश्मनी है तो मैं इसका भी नाम इस अपराध में ले दूँ, इत्यादि बातें जमावट करने में उसको टाइम मिल जाता है। घटना घटित होने के बाद तत्काल एफआईआर लिखाया जाना कानून की रिक्वायरमेंट है, लीगल अपेक्षा है कि आप उसको तत्काल लिपिबद्ध कराएं। इसके बाद में ये अक्सर ये कुछ लोगों ने ये भी सवाल किया कि क्या पुलिस स्वयं की जानकारी में आने के बाद एफआईआर लिख सकती है? तो हाँ, लिख सकती है, क्योंकि एफआईआर लिखाए संज्ञेय अपराध का निवारण पुलिस का प्रथम कर्तव्य है। इसलिए पुलिस अधिकारी स्वयं भी अगर उसकी जानकारी में आता है कि संज्ञेय अपराध घटित हुआ है तो वो स्वयं उस घटना की एफआईआर लिखवा सकता है। इसके बाद में ये है कि क्यों तत्काल एफआईआर का लिखा जाना जरूरी है। यदि विलंब हो गया तो क्या होगा? क्या प्रोसिक्यूशन या का केस स्टैंड नहीं करेगा कोर्ट के सामने, उसको सही नहीं माना जाएगा? ऐसा नहीं है। कई बार घटना घटित होने के बाद में एफआईआर लिखाने में काफ़ी समय लग जाता है। मान लीजिए रात में घटना घटित हुई, लोगों के पास थाने तक जाने का साधन नहीं है, लाइट नहीं है या कोई भी कारण है, घर में कोई दूसरा आदमी नहीं है, तो ऐसी कोई भी परिस्थिति जो कि न्याय संगत हो या विलंब को समुचित रूप से स्पष्टकरण करने के लिए पर्याप्त हो, तो ऐसी विलंब को विलंब नहीं माना जाएगा। यही माना जाएगा कि एफआईआर टाइम से लिखाई गई। अब ये कई बार पूछा जाता है कि क्या एक डाइंग डिक्लेरेशन एफआईआर हो सकता है? तो ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि डाइंग डिक्लेरेशन को एफआईआर माना जा सकता है। मान लीजिए एक व्यक्ति घायल हुआ, किसी ने उस पर हमला किया और रास्ते में वो जा रहा था, उसने कहा कि मैं खुद ही जाके इनसे भी जान बचेगी और मैं पुलिस को सूचना दे दूं, और वो पुलिस में जाके एफआईआर लिखाता है, पुलिस उसको अस्पताल ले जाती है, वो मर जाता है। तो यहाँ पर उसका दिया गया स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन भी है और एफआईआर भी है। तब इसके बाद ये है, अक्सर ये लोगों के मन में डाउट रहता है, क्या एफआईआर लिखाते समय सभी मुलजिमों के नाम और घटना का विवरण इत्यादि दिया जाना जरूरी है? तो ये ज़रूरी नहीं है। घटना के समय अगर आप अच्छी तरह जानते हैं जो मुलजिम थे उनके नाम ये हैं तो आप लिखाइए, नहीं आता तो मत लिखाइए। ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, पुलिस जांच करके उन मुलजिमों को पकड़ लेगी, इन्वेस्टिगेशन करके उन मुलजिमों तक पहुंच जाएगी। लेकिन झूठे नाम लिखाए जाने से आपकी एफआईआर दूषित मानी जा सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से अक्सर ये पूछा जाता है, ये सवाल आता है कि क्या एफआईआर में साक्षियों का नाम लिखाया जाना भी ज़रूरी है? कोई ज़रूरी नहीं है। एफआईआर का सीधा संबंध है कि मामला संज्ञेय प्रकृति का हो, कॉग्निजेबल केस हो। यदि आपको ऐसा लगता है कि कुछ साक्षी वहाँ पर हैं और मुझे लिखा देना चाहिए और ये जेन्युइन मैटर है, बिल्कुल सही है, तो आप लिखा सकते हैं। इससे कोई संज्ञेय अपराध की गंभीरता पे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इससे कई बार ऐसा होता है कि इन्वेस्टिगेशन सीमित हो जाता है, उन विटनेस तक ही रुक जाता है जिनके आप नाम बताते हैं। हालांकि इन्वेस्टिगेशन में पुलिस हर विटनेस को टेस्ट करने के बाद ही उसको विटनेस मानती है। ऐसा नहीं होता। गंभीर मामले में आजन्म कारावास, 10 साल से लगा के फांसी तक की सजा है, तो इतनी आसानी से किसी भी बात पे विश्वास नहीं किया जाता। लेकिन आपका केस पुलिस की निगाह में झूठा साबित ना हो या कोर्ट में झूठा साबित ना हो, इसलिए जहाँ तक हो सके जितनी आपको परिस्थितियाँ मालूम है वो सारी बातें आपको पुलिस को बताना चाहिए। पुलिस अधिकारी स्वयं उसको अपने हिसाब से संक्षेप रूप में लिखेगा, जैसा कि 154 सीआरपीसी में लिखा है कि पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी दी गई इन्फॉर्मेशन को रिड्यूस टू राइट यानी संक्षेप में लिखेगा। इसके बाद ये पूछा जाता है कि क्या एक थाने में एक दिया गया लिखित आवेदन को एफआईआर के रूप में माना जाए? नहीं। थाने में लिखित रूप में दिया गया आवेदन जब तक एफआईआर नहीं है, जब तक कि धारा 154 के अनुसार उस एफआईआर को
थाने के एफआईआर रजिस्टर में ना लिखा जाए, सूचनादाता के इन्फॉर्मेंट के उस पर साइन ना हो, उसके कॉपी फ्री में थाने से डिलीवर्ड नहीं की जाए, वो एफआईआर नहीं मानी जा सकती। एक मामले में पूछा गया कि क्या एफआईआर को कलेक्टर या तहसीलदार के कार्यालय में लिखाया जा सकता है, क्योंकि कलेक्टर और ये भी तो पुलिस से बड़े अधिकारी हैं। तो ये नहीं, एफआईआर सिर्फ थाने में लिखाई जा सकती है। 154 में सीधा सीधा शब्द लिखा है, पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी। कलेक्टर थाने का भार साधक अधिकारी नहीं है, तहसीलदार थाने का भार साधक अधिकारी नहीं है, थाने के ऊपर के सुपीरियर ऑफिसर हैं, ये भी थाने अगर एफआईआर लिखेंगे तो थाने में आके लिखेंगे। मान लीजिए किसी थाने का थाना प्रभारी एफआईआर लिखने से आपके मना कर देता है, तो उसका भी प्रोविज़न आप जिले के एसपी के पास या पुलिस अधीक्षक के पास आप जाइए और उसको राइटिंग में अपना एप्लीकेशन दीजिए, वो उस पर कार्रवाई का डायरेक्शन देगा और थाने पे एफआईआर लिखी जाएगी। एफआईआर इसके बाद अक्सर ऐसा होता है कि कई मौक़ों पर देहाती नालिसी लिखी जाती है। अब सवाल ऐसा, देहाती नालिसी क्या है? देहाती नालिसी ये है कि मान लीजिए पहले रूरल एरिया में, गाँव में जितने साधन नहीं थे और पुलिस वाले गश्त करने गए या रात में कोई पुलिस वाले को कोई जानकारी रास्ते में मिली, किसी आदमी ने देखी साहब फला फला जगह ये हो गया और उसको लगता है इन्फॉर्मेशन सच है, तो समय के पॉइंट ऑफ व्यू से एफआईआर में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से पुलिस को कॉग्निजेबल केस की इन्फॉर्मेशन मिलना। तो रास्ते में उसको पुलिस वाले को जानकारी मिली कि सब फला फला जगह गंभीर अपराध हो गया है, तो वो पुलिस वाला क्या करेगा, उसको अपने एक रजिस्टर, अपने सादे कागज पे लिखेगा, वो सूचना देने वाले के हस्ताक्षर लेगा। इसके बाद में वो घटनास्थल पे जाए या थाने आए, ये उस पर डिपेंड करता है। और घटना जब सही होती तो फिर वो देहाती नालिसी के आधार पर उसको बेस बना के एफआईआर थाने में लिखेगा। ये है देहाती नालिसी, एफआईआर नहीं है। देहाती नालिसी के आधार पर जानकारी, एक अपराध की सूचना मिल जाती है, लेकिन देहाती नालिसी के आधार पर जब थाने के एफआईआर रजिस्टर में या शासन द्वारा इस मामले में जो एक रजिस्टर बनाया गया है, एफआईआर रजिस्टर, या जो भी इस मामले में प्रेस्क्राइब किया गया है विहित रजिस्टर, उसमें आपको एफआईआर लिखानी हो, लिखी जाएगी, उसकी कॉपी मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी। एफआईआर 3 प्रति में लिखी जाना जरूरी होती है, सूचनादाता को फ्री में दी जाएगी, ये बातें ज़रूरी है। इसके बाद में एक ये आता है अक्सर कि एफआईआर क्या है साहब? एफआईआर पूरी घटना का इंसाइक्लोपीडिया नहीं होना चाहिए, पूरे घटना का विवरण एफआईआर में होना ज़रूरी नहीं है। एफआईआर में मुद्दे की बात आ जाना चाहिए कि भाई फलाने आदमी के खिलाफ या फलाने के साथ फलाने ने, या नहीं भी किया है तो कोई कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति के विरुद्ध संज्ञेय अपराध हुआ है, ये एफआईआर के लिए पर्याप्त आधार है। अक्सर ये होता है कि एफआईआर का विधिक महत्व क्या है, एफआईआर का लीगल इंपॉर्टेंस क्या है। एफआईआर पर ही क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन बेस्ड रहता है, इसलिए न्यायालय के समक्ष इसकी साक्षिक महत्वपूर्ण एविडेंट्री वैल्यू सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस की नहीं है। ये एफआईआर साक्ष्य का सारभूत हिस्सा नहीं है। प्रोसिक्यूशन जो केस लेके आता है, इन्वेस्टिगेशन लेके आता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो एफआईआर के मुताबिक केस को अपने साबित करे, और मुलजिम या डिफेंस का जिम्मेदारी ये होती है वो एफआईआर वो उसके आधार पर किए गए इन्वेस्टिगेशन को गलत साबित करे। तो एफआईआर क्या है, कोई सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जिसके आसपास प्रोसिक्यूशन और डिफेंस को चलना होता है। ये हो गया। अक्सर ये भी होता है कि मर्ग के आधार पर एफआईआर कैसे लिखाई जा सकती है। पहले तो ये समझना जरूरी है कि मर्ग क्या होता है। आप सीआरपीसी के सेक्शन 174 को देखें, उसमें अकाल मृत्यु, अप्राकृतिक मृत्यु होने पर क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, ये प्रावधान दिया है। जैसे कोई अचानक, एक जवान आदमी था, अचानक मर गया, किसी व्यक्ति ने अचानक ऐसी मौत हुई कि जो शंका पैदा कर रही है इसको किसी ने मर्डर किया है, वो बड़े ऐसे तरीके से किया है कि कोई निशान नहीं छोड़ा, तो उस मामले की जाँच होगी। और जाँच के बाद ये मालूम पड़ता है कि ये प्राकृतिक मौत नहीं थी, ये मारा गया है, तो उस कंडीशन में जो उस मामले का जाँच करता अधिकारी होता है वो स्वयं इन्फॉर्मेंट बन के फिर उस मामले में मालूम पड़ा कि बी मर गया था और उसको जहर दिया था सी ने, तो सी को मुलजिम बनाएगा जब वो, तो उसमें जो इन्वेस्टिगेशन करने वाला अधिकारी है वो स्वयं एफआईआर लिखेगा, वो खुद इन्फॉर्मेंट माना जाएगा, उसको सूचनाकर्ता माना जाएगा। ये एफआईआर के बारे में। आज इतना ही, थैंक यू।